नमस्कार, आप देख रहे हो रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने केंद्रीय बजट को बताया विकसित राष्ट्र का बजट। कहा, पर्वतीय ट्रेल से उत्तराखंड जैसे हिमालय राज्यों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। राज्य के रेल बजट को भी बताया ऐतिहासिक। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सीएम धामी के सख्त तेवर। पुलिसकर्मियों को दी हिदायत, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। जमीन फ्रॉड से जुड़े मामलों का 1 महीने के भीतर हो निपटारा। प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा। कांग्रेस ने उत्तराखंड पुलिस पर साधा निशाना। करण महारा बोले, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों को पुलिस का संरक्षण। और देहरादून में इस्लाम एरिया में रहने वालों पर लगेगा हाउस टैक्स। वसूली के लिए मलिन बस्तियों में लगाए जाएंगे कैंप। नगर निगम ने किया राजस्व में बढ़ोतरी का दावा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट को देश के भविष्य की मजबूत आधारशिला बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में विश्वास का बजट साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि इको टूरिज्म और पर्वतीय ट्रेल के विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे उत्तराखंड जैसे हिमालय राज्यों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि रेलवे क्षेत्र में उत्तराखंड को ऐतिहासिक उपलब्धि मिली है। राज्य को 4759 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है, जो कि पिछली सरकारों की तुलना में लगभग 26 गुना अधिक रहा। उत्तराखंड राज्य को इस बजट से जो प्रावधान नए बजट में किया गया है, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, जल जीवन मिशन पेयजल योजनाएं हों या ग्रामीण विकास हो, पर्वतीय टेल्स बनाने की जो इसमें घोषणा की गई है, उन सभी से देवभूमि उत्तराखंड को विकास की संभावनाओं के अनेक पंख लगने वाले हैं। उत्तराखंड इस बजट से लाभान्वित होने वाला है। हम हर क्षेत्र में इस बजट पर समन्वय करके हमारी राज्य की सरकार केंद्र की सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेगी और हमारे राज्य का विशेष ख्याल पहले से ही भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार रखती आई है। उसी का परिणाम है कि केंद्र की 3.5 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं हमारे राज्य के अंदर सड़कों के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, परियोजनाओं के क्षेत्र में, रेल, रोपवे, हवाई सेवाएं, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में गतिमान है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस दूरदर्शी बजट को प्रस्तुत करने के लिए निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई देता हूँ। वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसके साथ ही सीबीआई पर अब इस मामले में जो सीबीआई है, इस मामले में वीआईपी के एंगल से जांच कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस मामले में अंकिता के माता पिता द्वारा दी गई सीबीआई जांच की मांग को गंभीरता से लिया गया है, जिसके तहत अब एजेंसी ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई जांच से न केवल मामले की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बल्कि विपक्ष के आरोपों को भी करारा जवाब मिला है। अंकिता प्रकरण हमारे राज्य के लिए ही नहीं, वरन पूरे देश भर के अंदर जिस प्रकार से लोगों के संज्ञान में आया, चर्चा में आया, वो बहुत दुखद था। उसको लेकर जो भी काम सरकार कर सकती थी वो सरकार ने पहले दिन से करे, चाहे वो एसआईटी का गठन करना हो या जो 3 उसमें मुख्य आरोपी थे उनको जेल में करना हो। उसके बाद इधर के दिनों में फिर से एक ऑडियो क्लिप के बाद जो प्रकरण फिर से आया, हमने उनके माता पिता से बात करी। उनके माता पिता ने जो एप्लीकेशन जो दी, एक उन्होंने पत्र दिया हमको, उसमें उन्होंने कहा कि इस विशेष बिंदु पर जांच होनी चाहिए और उसी विशेष बिंदु को और उनकी एप्लीकेशन को मूल रूप से अपने पत्रों के साथ संलग्न करके हमने राज्य सरकार ने उसकी संस्तुति करी। भारत सरकार की तरफ से भी जो है उस पर अभी स्वीकृति मिल गई है, उसकी जांच प्रारंभ हो गई है। अब दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा।
वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कौशल विकास के तहत अब तक किए गए कामों की प्रगति और स्किल्ड युवाओं को फॉरवर्ड लिंकेज से जोड़ने को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान राज्य में आईटीआई और तकनीकी संस्थानों साथ ही प्रशिक्षित युवाओं की संख्या बढ़ने के बाद भी उद्योगों में उनकी प्लेसमेंट और संतोषजनक वेतन न मिलने को लेकर चर्चा की गई। सीएम धामी ने कहा है कि तकनीकी, शिक्षा, कौशल और अन्य संबंधित विभागों के बेहतर समन्वय से इस समस्या को दूर करने की जरूरत है। सीएम धामी के उन्होंने निर्देश दिए कि केवल स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि स्मार्ट मानव संसाधन तैयार करना प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं दून अस्पताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कालसी क्षेत्र में हुए बस हादसे के घायलों का हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में इलाज करा रहे हिमाचल के सभी घायलों का निःशुल्क उपचार राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए, साथ ही घायलों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया। बड़ा हादसा हो गया रास्ते में और लोग हमारे बीच में उसमें नहीं भी रहे। उस घटना से बड़ा दुखद घटना थी। मैं उन सभी को प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिवार के लोगों को इस जो कष्ट अचानक आया है उसको सहने की शक्ति प्रदान करे। और जो लोगों का यहाँ पर दून अस्पताल में उपचार चल रहा है, कुछ का विकास नगर में चल रहा है, मैंने दूरभाष के माध्यम से विकास नगर के जो प्रभारी चिकित्सक हैं उनसे भी बात करी थी। दून अस्पताल में मैं सभी से मिला हूँ और उनका अच्छा इलाज हो रहा है। यहाँ पर जल्दी वो स्वस्थ होंगे। हिमाचल सरकार ने कोई बात? हिमाचल सरकार को हम लोगों ने अपनी तरफ से यहाँ से सूचना दे दी है कि हम उनके सभी का इलाज यहाँ पर ठीक प्रकार से करवा रहे हैं। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए। साथ ही जमीन फ्रॉड से जुड़े मामलों को 1 महीने के भीतर एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। चूंकि मैंने भी समीक्षा बैठक में मैंने भी भाग लिया था, तब भी हमने कहा था कि इस पर कानून व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं होगा। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको तत्काल न्याय मिलना चाहिए। कहीं पर भी कोई ढीला ढवाली, कोई भी अपने कर्तव्यों पर लापरवाही जहाँ भी पाई जाएगी, हमने कहा है तत्काल उस पर कार्रवाई करें। और विशेष रूप से जो ज़मीनों इत्यादि के मामले आए उसमें 1 महीने के अंदर पुलिस विभाग, सभी विभाग एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बना के उन सभी को निस्तारित करें। देर से ही सही, लेकिन अब उत्तराखंड के डीजीपी साहब जाग गए हैं। हालांकि डीजीपी साहब ने जागने में थोड़ी देरी कर दी। जरा टाइम से पुलिस कर्मियों की क्लास आपने लगाई होती तो शायद प्रदेश में इतनी घटनाएं ना होती। आज पहाड़ से लेकर मैदान तक कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है, जिसके लिए जिम्मेदार आपको बताया जा रहा है। इतनी वारदातें होने के बाद आप पुलिस कर्मियों को टाइट कर रहे हैं, तभी तो अपराधी आपको लाइट ले रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एक्शन में आए डीजीपी साहब, नप गए लापरवाह पुलिसकर्मी। लेकिन जरा देर से जागे डीजीपी साहब, टाइम से करते पुलिसकर्मियों को टाइट तो आपको अपराधी ना लेते लाइट। हमने बीते दिन ही अपनी रिपोर्ट के जरिए डीजीपी साहब को बताया था कि शांत प्रदेश उत्तराखंड में किस कदर अशांति फैलाई जा रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बीती कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। लेकिन देर से ही सही, डीजीपी साहब जागे तो सही। बीती घटनाओं का संज्ञान लेते हुए लापरवाह पुलिसकर्मियों पर बरसे तो सही। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें लापरवाह पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया। ऋषिकेश में एक महिला की गोली मारकर हत्या करने की घटना में लापरवाही बरतने पर एम्स चौकी प्रभारी एसआई साहिल वशिष्ठ को निलंबित किया गया। साथ ही देहरादून में युवती की हत्या मामले में लापरवाही सामने आने पर खुड़बुड़ा चौकी प्रभारी एसआई प्रद्युमन नेगी को भी सस्पेंड किया गया। इस घटना में जल्द कार्रवाई के लिए देहरादून एसएसपी अजय सिंह की ओर से जिला स्तर पर एसपी सिटी की देखरेख में एसआईटी का गठन किया गया। हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र में बिनारसी गांव में रविदास जयंती पर 2 पक्षों में हुए संघर्ष और फायरिंग की घटना में गंभीर लापरवाही पर हल्का प्रभारी चुड़ियाला एसआई सूरज शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
उधम सिंह नगर के काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण में भूमि संबंधी मामले में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आरोपों के मद्देनजर भूमि धोखाधड़ी के मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई के लिए सीओ स्तर पर समय से जांच के निर्देश दिए गए। वहीं खबर ये भी है कि कोटद्वार में बाबा नाम से चल रही दुकान को लेकर उपजे विवाद पर डीजीपी ने नजर बनाकर रखी है, क्योंकि इस घटना ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोगों पर अब तक एफआईआर न करने को लेकर खाकी वर्दी सवालों के घेरे में है, जिस पर डीजीपी ने भी अपनी नजर बनाकर रखी है। उम्मीद है कि इस मुद्दे पर भी जल्द एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इस बार जरा समय से जागिएगा डीजीपी साहब, क्योंकि प्रदेश में जब वारदातें हो जाती हैं तब आप हाई लेवल मीटिंग करते हैं, जब अपराधी घटनाओं को अंजाम दे जाते हैं तब आप पुलिस वालों को टाइट करते हैं। डीजीपी साहब जरा समझा कीजिए, अपराधी आपको लाइट ले जाते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से कानून व्यवस्था के हालात तेजी से बिगड़े हैं। हालात ये हुए कि राज्य सरकार अपनों के ही निशाने पर आ गई। बीजेपी के नेताओं में जहां अंदर खाने चर्चाएं शुरू हो गई, तो वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी ने तो सार्वजनिक रूप से कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। क्या माना जाए कि पुलिस महकमे की लापरवाही ने सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था ने आखिरकार बीजेपी के नेताओं को भी बोलने पर मजबूर कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि जो पार्टी फोरम, पार्टी लाइन, पार्टी अनुशासन का पाठ पढ़ा कर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से पार्टी और पार्टी की सरकारों की आलोचनाओं को सेंसर कर देती है, वही पार्टी अब चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही है। पार्टी के युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी की ये सोशल मीडिया पोस्ट इस बात की गवाही है कि राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था ने बीजेपी नेताओं के भी चैन उड़ा दिए हैं। राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े सरेबाजार एक युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई, वो भी तब जब युवती अपने ऊपर हमले की आशंका जताते हुए पहले ही पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा चुकी थी, फिर भी पुलिस उसे बचा नहीं पाई। 5 दिनों में 3 महिलाओं की हत्या से समूची पुलिस ही सवालों के घेरे में आ चुकी थी। इन घटनाओं के बाद कितना तनाव उपजा होगा, इसे इस बात से समझिए कि भारतीय जनता युवा मोर्चा को सोशल मीडिया पर लिखना पड़ गया। इसके बाद हुए एक्शन में पुलिस कर्मी के निलंबन की खबर भी नेहा जोशी को सोशल मीडिया पोस्ट में डालकर स्थिति को बैलेंस करना पड़ा। हालांकि इस सबके बीच सवाल तो उठ चुके थे। पार्टी के अंदर खाने की स्थिति भी आखिरकार सबके सामने आ चुकी थी। पार्टी के युवा नेता और इसी राज्य के कैबिनेट मंत्री की बेटी ही अपनी पार्टी की सरकार को राह दिखा रही थी। जाहिर है पिछले कुछ दिनों में बाहर से जितनी परेशान वो दिख रही है, दरअसल अंदर से उससे कहीं अधिक परेशान है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं विपक्ष ने भी प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने उत्तराखंड पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा है कि मानवता के लिए लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और हंगामा व माहौल बिगाड़ने वालों को पुलिस का संरक्षण मिल रहा है। मैंने प्रदेश के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी से समय मांगा था और वकील पंकज छेत्री के हाथों वो मैंने एप्लीकेशन भेजी। जब पुलिस के आला अधिकारी को प्रदेश के विपक्ष के नेताओं से मिलने का समय नहीं है, क्या लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे? एक लड़का जो मानवता के लिए लड़ गया, दीपक, जिसने एक बुजुर्ग की रक्षा करी और कोटद्वार की सांप्रदायिकता के जो माहौल है उसकी रक्षा करने का काम किया, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए इनकी पुलिस ने। और जो लोग वहाँ हंगामा करने गए यहाँ से दूर से और वहाँ बदतमीजियाँ की, उसकी माँ को गालियाँ दी, जिसके जिम को तोड़ने की कोशिश करी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। वो अज्ञात हो गए। सीबीआई जांच हो रही तो अज्ञात के नाम पे हो रही है, एफआईआर हो रही तो अज्ञात के नाम पे हो रही है। तो ये हालात केवल एसएसपी के नहीं है। जब मालिक ही खराब है तो नीचे का आदमी क्या करेगा? सवार खराब तो घोड़ा भी खराब। वहीं देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने भी देहरादून एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। यूकेडी का आरोप है कि देहरादून में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया।
मैं बता रही हूँ, आज का जो हमारा ये धरना प्रदर्शन था, जिस प्रकार से आप अखबार पढ़ रहे होंगे और सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे होंगे कि महानगर देहरादून में जो है विभिन्न जगहों पर किस प्रकार से जो है हमारे बेटियों की हत्याएं की जा रही है। आप चाहे एम्स में कार्यरत रुचि रावत की बात करें कि उसको जो है घर में खिड़की से गोली मार दी जाती है, तथाकथित जो हमारे नेता हैं भाजपा के नेता। और ऐसे ही बात करें हम विकास नगर की, तो वहाँ पर मनीषा नाम की 17 वर्षीय जो लड़की है, उसका भी जो है बहुत निर्मम वहाँ पर हत्या कर दी गई। और 3 दिन पहले यहाँ पलटन बाजार में भरी भीड़ में एक लड़का आता है और चापड़ से जो है गुंजन की गला काट देता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे आम जनमानस जो है मजबूर हो गया ये सोचने के लिए कि क्या हम अपनी बेटी को घर से बाहर भेजें। आज आप देख रहे होंगे जो आक्रोश के साथ हम एसएसपी कार्यालय के घेराव के लिए आए थे यहाँ पे, और जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था, उसको लेकर के हम यहाँ पर एसएसपी कार्यालय के घेराव के लिए आए थे और एसएसपी की बर्खास्तगी की हम मांग को लेकर के आए थे। जिस प्रकार से निष्क्रियता इस पूरे प्रकरण में एसएसपी के द्वारा दिखाया गया है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा संसद में राहुल गांधी की आवाज दबाने और मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान करण माहरा ने कहा है कि हर जगह विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी सदन में राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित मुद्दा उठाना चाहते थे, उनको उठाने नहीं दिया गया। मनरेगा में भी बदलाव को लेकर करण माहरा ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी ने मनरेगा की आत्मा को खत्म करने का काम किया है। उसमें जिस तरीके का गरिमा जो अध्यक्ष की पीठ करती थी वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। जब से नए अध्यक्ष आए हैं लोकसभा में, विपक्ष के साथियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। एक राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे को जब राहुल जी उठा रहे थे तो उनको उठाने की इजाज़त नहीं दी। आपने एक चीज़ और देखी होगी कि लगातार जो है कभी उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, अन्य चीज़ें की जाती है, तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस 16 फरवरी को प्रस्तावित लोक भवन घेराव को लेकर अपनी तैयारी में जुटी है। रुड़की पहुंचे कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि रुड़की से करीब 5000 कांग्रेस कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस दौरान प्रीतम सिंह ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जिसके खिलाफ कांग्रेस से हुंकार भरेंगे। कांग्रेस के अपने साथियों से रूबरू होने आया हूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि 16 फरवरी को हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम करें और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस कूच को सफल कराने में मैं जितना मुझसे बन पड़े उतना योगदान देने का काम करूं। हरिद्वार में गुरुदेव समाधि मंदिर में मूर्ति स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर धर्म नगरी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मूर्ति स्थापना समारोह में शामिल हुए। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर कहा कि आयोजन समिति के इस प्रयासों की उन्होंने जमकर सराहना की। आपको बता दें कि धार्मिक कार्यक्रम 6 फरवरी को संपन्न होगा। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि परम पूजनीय गुरुदेव सत्यमित्रानंद देवगिरी जी महाराज, इनके समाधि मंदिर में प्रतिमा का आज पूजन हुआ है और इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर यहाँ मिला। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। हम सभी जानते हैं उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना की और उन्हीं के तत्वावधान में समन्वय परिवार जिस प्रकार से सभी समाजों को, सभी पंथों को साथ में लेकर समन्वय की भूमिका से हमारे सनातन विचार को आगे ले जा रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्य है। वहीं देहरादून में 5 फरवरी से 8 फरवरी तक आयोजित होने वाले उत्तरायणी कौतिक महोत्सव को लेकर सेवा संकल्प फाउंडेशन के संस्थापक गीता धामी ने कहा है कि महोत्सव की पूरी तैयारियां कर ली गई है। इस महोत्सव में प्रदेश के 13 जनपदों से आए कारीगर, किसान, शिल्पकार, लोक कलाकार और स्वयं सहायता समूह की बहनें एक ही मंच पर अपने उत्पादों और कला का प्रदर्शन करेंगे। लगभग 100 स्टॉल निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे प्रतिभागियों को सशक्त बाजार और आत्मनिर्भरता का अवसर प्राप्त होगा। ये पहल वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की भावना को और मजबूती प्रदान करेगी। कल हमारी शोभा यात्रा सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें शंखनाद कर
हमारे लोक परंपराओं को जीवंत करते हुए और अलग अलग तरह के वेशभूषा में लोग आएंगे। ढोल नगाड़ों के साथ, ढोल दमों के साथ में हमारी यह शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा। और सभी हमारे कल्चर, जितना हमारा जौनसार, बाबर, हमारे कुमाऊं, गढ़वाल, हमारी गोरखाली समाज के लोग, सभी लोग जो है इस शोभा यात्रा में प्रतिभाग करेंगे। और इसमें जो है हमारे गोलजू महाराज की डोली भी निकाली जाएगी, माँ नंदा देवी की डोली निकाली जाएगी, साथ में अनेकों देवी देवताओं का इसमें जो है उसमें दिखाया जाएगा। और इस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को मैं आग्रह करती हूँ कि आप लोग अपना प्रतिभाग करें और इसको जो है और सुंदर, इसको भव्य रूप दें। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग से आप एक नेता बन सकते हैं तो आप बड़ी गफलत में जी रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ सोचा था उत्तराखंड की कंटेंट क्रिएटर ज्योति अधिकारी ने, लेकिन आज वो अकेली पड़ चुकी है, परेशान हो चुकी है। ना तो वो लोग साथ दे रहे हैं जिन्होंने साथ देने का वादा किया था, और ना ही उसकी सोशल मीडिया फॉलोअर्स उनके साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया से बना लो दूरी, नहीं तो बन जाओगे ज्योति अधिकारी। सोशल मीडिया के दम पर ना बनो नेता, असल में कोई किसी का साथ नहीं देता। ये चेहरा शायद ही अब किसी के लिए अनजान हो। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए उठी आवाज के बीच एक आवाज इस महिला की भी थी। नाम है ज्योति अधिकारी, जो सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करती है और लाखों में फॉलोअर्स भी हैं। इन्हीं फॉलोअर्स के दम पर आपको याद होगा कुछ ही वक्त पहले ज्योति ने पुलिस का नोटिस सोशल मीडिया पर हवा में लहराया था। पुलिस स्टेशन जाने से पहले अपने समर्थकों की भीड़ भी इकट्ठा की थी। जिस महिला ने उन पर एफआईआर करवाई थी उसे सरेआम धमकी दे डाली थी। फिर कानून का डंडा चला और जेल की हवा खानी पड़ी। जेल से बाहर आई तो हर तरफ उसकी वाहवाही होने लगी। सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग कहने लगे कि तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज्योति अधिकारी भी खुद को किसी नेता से कम नहीं समझ रही थी, लेकिन आज वही ज्योति अधिकारी अकेली पड़ चुकी है। ना तो उसके साथ कोई खड़ा होने वाला दिख रहा है और ना ही सोशल मीडिया के फॉलोअर्स का सपोर्ट मिल रहा है। और इसी बात से ज्योति अधिकारी परेशान हो चुकी है। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए ये कहा कि मैं जिसके लिए लड़ी वो मेरे साथ नहीं। कोई नहीं, आज उन परिवारों का भी दिल से धन्यवाद जिन्होंने कभी ये झूठे वादे करे थे कि तेरी हर मुसीबत में हम तेरे साथ खड़े हैं। दिल से धन्यवाद ऐसे परिवारों का जिनकी बच्चियों के लिए मैंने अपने बच्चे छोड़े। लेकिन मैं इसलिए भी वीडियो बना रही हूँ दोस्तों कि लास्ट वीडियो कब कौन सी मेरी हो मुझे नहीं पता। इतना ही नहीं, ज्योति अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है जिसमें उसने सुसाइड का जिक्र किया है। उसने लिखा कि दोस्तों अगर मैं सुसाइड कर लूं तो इसका जिम्मेदार कौन। बहुत परेशान कर दिया दोस्तों, बहुत परेशान हो गई हूँ। सच बोलते बोलते दूसरों की बच्चियों के लिए लड़ते लड़ते हालात एक दिन इस मोड़ पे भी ले आएंगे, पता नहीं था दोस्तों। आप लोगों को ही पता है कि पहाड़ एकदम नहीं टूटते हैं, बट हाँ अगर उन्हें रोज थोड़ा थोड़ा करके तोड़ा जाए तो वो टूट जाते हैं। शायद तिल तिल के ही सही, लेकिन ज्योति अधिकारी को चुप बहुत जल्दी करा दिया जाएगा। लेकिन हाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने जो भी करा गलत करा, आप लोग वो मत करना। लेकिन हाँ मैं इतना कहूँगी कि जितना आप गूंगे बन के रहोगे ना, आपकी उतनी तारीफ होगी, उतना आपको सम्मान दिया जाएगा। जहाँ आपने बोलना शुरू करा, सिस्टम के अगेंस्ट सच और झूठ दिखाने की कोशिश करी, समझो वहाँ से तुम्हारा विनाश तय है। अब ज्योति अधिकारी को ये बात समझ आ चुकी है कि सोशल मीडिया फॉलोअर्स के दम पर खुद को ताकतवर समझना एक बहुत बड़ी गलती है। सोशल मीडिया पर आप हीरो बन सकते हैं, लेकिन असल जीवन में जब वही फॉलोअर्स आपका साथ न दे तो आप जीरो भी साबित होते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया के दम पर नेता बनने की कोशिश आप कतई ना करें। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
हल्द्वानी में बरेली रोड क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते एक भाई ने अपने ही सगे भाई की पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी संदीप जायसवाल पहले भी हत्या के मामले में सजा काट चुका है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। ये थाना हल्द्वानी में अंकित जायसवाल नाम के वादी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि संदीप जायसवाल नाम के व्यक्ति ने एक सोनू जायसवाल नाम के व्यक्ति का, जो उनके रिश्ते में ब्रदर लगते हैं, उनकी पीट कर हत्या कर दी है। तो सूचना जब हमें प्राप्त हुई तो इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटनास्थल निरीक्षण के दौरान FSL की टीम द्वारा वहाँ से जो भी फिजिकल और साइंटिफिक एविडेंस थे वो कलेक्ट किए गए और इसमें थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अभियुक्त है उससे एक वेपन भी बरामद हुआ और 2 बुलेट भी बरामद हुए हैं। वहीं देहरादून के स्लम एरिया में रहने वाले करीब 2 लाख लोगों पर एक बार फिर से हाउस टैक्स लगाया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए सभी बस्तियों में विशेष कैंप लगाने की तैयारी की है। नगर निगम ने 131 से अधिक स्लम एरिया को चिन्हित किया है, जहां करीब 2 लाख लोग निवास करते हैं। नगर निगम का मानना है कि इस फैसले से राजस्व में बढ़ोतरी होगी। टैक्स वसूली की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहने वाली है। देखिए, जो बस्ती क्षेत्र हैं उसके लिए पूर्ववत व्यवस्था यही रही है कि जो भवन कर की रसीद होती है उसमें स्पष्ट उल्लेख रहता है कि ये स्वामित्व का प्रमाण नहीं होगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रयास किया जाएगा कि जहाँ जहाँ भी बस्ती क्षेत्र में कैंप के माध्यम से रीच आउट किया जा सके, भवन कर के दाताओं को उनके जो भू अभिलेख हैं उनके आधार पर, जिनके पास में प्रॉपर अपने भू अभिलेख हैं, उनको तदनुसार और बाकी जो अन्य निवासी हैं उनको इसी प्रकार की रसीद जिसमें स्वामित्व का प्रमाण नहीं होगा के आधार पर भवन कर जमा करने की सुविधा दी जा सके। दिनेशपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि काबल सिंह विर्क ने पंचायत के विकास कार्यों में किए जा रहे घोटालों की जांच की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंद लोगों के लिए है, लेकिन इस योजना का लाभ अपात्र लोगों को दिया जा रहा है। इसके साथ ही विकास कार्यों में घोटाले किए जा रहे हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए। मुद्दा कोई नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा है, ये कठपुतली बन के नाच रहे हैं, लिचाने वाले कोई और हैं 2, तो उनको नहीं नाचना चाहिए, विकास करना चाहिए, क्योंकि जनता ने अपनी उम्मीद से बनाया है। कोई सभासद हो, चेयरमैन हो, काम के लिए कि मेरी रोड बने, नाली बने, सारे काम हो, और वो आजकल दूसरों की कठपुतली बन के नाच रहे हैं। उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, आके मेरे से बैठें, बात करें और इसका हल निकाल कर काम शुरू करें। मेरा यही कहना है कि उस दिन जब ये लोग सभासद सभी लोग मेरे कमरे में आए तो उसमें सभासद कम थे, सभासद प्रतिनिधि ज़्यादा थे, तो उनके द्वारा बहुत सारी एक लाइव फेसबुक पर भी किया गया। मैंने उनका, क्योंकि ज़्यादा मैं विरोध करने पे ध्यान नहीं देता हूँ, मेरा यही रहता है प्रयास की समस्याओं को सुलझाया जाए और बात की जाए। वो उनके द्वारा जो क्वेश्चन किए गए मेरे वहाँ भी उनको आंसर दिए गए। ये आपस की इनकी लड़ाई में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मगर ज़रूर जनता का यहाँ पर विकास में अवरोध हो रहा है। अगर सभी सभासद लोग साथ में बैठकर, चेयरमैन साहब के साथ बैठकर कोई बोर्ड मीटिंग में अपने प्रस्ताव रखते हैं, हमारा काम उसको एग्जीक्यूट करने का है, इसी के लिए शासन ने हमको यहाँ भेजा है। वहीं अल्मोड़ा में PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 135 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लेकर अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 13 छात्र छात्राओं का चयन राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए किया जाएगा। सर, ये जिला स्तरीय जो है इंस्पायर अवार्ड की DLPC है, प्रोजेक्ट कंपटीशन प्रतियोगिता है। इससे पहले जो इसमें बच्चे होते हैं अपने विद्यालय से, 5 बच्चे जो 15 साल से नीचे और 10 तक की कक्षा के होते हैं, अपने छोटे छोटे आइडिया बॉक्स के माध्यम से चयनित करके इनके इंस्पायर अवार्ड मानक के पोर्टल पर अपलोड करते हैं। उसके बाद नए भारत सरकार द्वारा इनके आइडिया चयनित किए जाते हैं और आइडिया चयन होने के उपरांत इनको 10,000 की धनराशि इनके खाते में इस प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए दी जाती है। और उसके बाद यहाँ पर इनका ब्लॉक स्तर पर, नहीं सीधे जनपद स्तर पर इनकी DLPC होती है। उसके बाद ये राज्य स्तर पर, उसके बाद नेशनल और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर सकूरा कार्यक्रम एक होता है जापान में, तो वहाँ ये बच्चे जो है प्रतिभाग करते हैं। तो जितने बच्चे प्रतिभाग करते हैं उनके 10% बच्चों का चयन यहाँ से किया जाता है हर स्तर पे। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। सीएम धामी ने केंद्रीय बजट को बताया विकसित राष्ट्र का बजट। कहा, पर्वतीय रेल से उत्तराखंड जैसे हिमालय राज्यों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। राज्य के रेल बजट को भी बताया ऐतिहासिक।
उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सीएम धामी के सख्त तेवर, पुलिसकर्मियों को हुई दी हिदायत, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, जमीन फ्रॉड से जुड़े मामलों का 1 महीने के भीतर हो निपटारा। प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने उत्तराखंड पुलिस पर साधा निशाना, करण महारा बोले सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों को पुलिस का संरक्षण। और देहरादून में स्लम एरिया में रहने वालों पर लगेगा हाउस टैक्स, वसूली के लिए मलिन बस्तियों में लगाए जाएंगे कैंप, नगर निगम ने किया राजस्व में बढ़ोतरी का दावा।